चलिए जुड़ जाइए। पाँच मिनट देते हैं, आप लोग जुड़ जाइए। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। हाँ, वो मैंने पहले ही कहा था कि 10-15 मिनट आगे पीछे होगा। ठीक है ना? खुश रहिए, प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए। 10-15 मिनट आगे पीछे होगा चूँकि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और नमाज के बाद तरावी खुद से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा है ना, कोशिश कर रहे हैं खुद से पढ़ने की। तो अब हम कोई मतलब नया नया है तो थोड़ा ऐसे हम लोग मस्जिद में इमाम साहब के पीछे पढ़ते हैं तो इमाम साहब थोड़ा स्पीड में हाफिज़ कुरान है तो पढ़ते हैं। हम लोग इंडिविजुअल आदमी हैं तो कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे पढ़ने का, इसलिए 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है। उसके लिए मैंने पहले ही कह दिया है कि 10-15 मिनट आगे पीछे होगा, है ना? जुड़ जाइए सब लोग। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अब तक सॉलिड स्टेट में जितना पढ़े उससे अगर किसी को कोई रत्ती भर भी कोई दिक्कत है तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में अब तक जितना पढ़े, अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। अगर किसी को कोई दिक्कत है अब तक जितना सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़े तो फिर वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी को? उसके लिए तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो लोग लाइव जुड़ पाएंगे जुड़ पाएंगे, जो नहीं जुड़ पाएंगे, है ना, जो नहीं जुड़ पाएंगे वो अपना बाद में अगले दिन वीडियो या अपना जब भी मन करेगा देखेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे। ठीक है? ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन है कि जायंट मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं? जायंट का मतलब होता है विशाल। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन जो है जिस तरफ तुम इशारा कर रहे हो वो गलत है। हमारा सवाल, हमने कहा था कि कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड इसलिए कहते हैं कि उसका नेटवर्क जायंट होता है, विशाल होता है। उसी विशाल नेटवर्क के चलते वो कोवेलेंट सॉलिड होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। ये हो गया यहाँ हिस्सा। अब तुमने जो पूछा है जायंट मॉलिक्यूल, तो मोल कंसेप्ट में केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में हमने पढ़ाया था मॉलिक्यूल का 7 अलग अलग टाइप, याद ही होगा। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम हो, डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो, प्रणाम प्रणाम पुत्र, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 3 हो, टेट्रा एटॉमिक में जिसमें 4 हो, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम से ज्यादा हो, और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम से मिलकर के बनने वाला मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम से मिलकर बनने वाला मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो साइज में बहुत छोटा हो। मैक्रो मॉलिक्यूल जो साइज में बहुत बड़ा हो, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे बायो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा बड़ा माने लार्ज नंबर ऑफ एटम से मिलकर के बनता है, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है जायंट मॉलिक्यूल, ये हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल जो साइज में बहुत बड़ा है। अब तुम क्वेश्चन जो पूछ रहे हो असल में दिमाग में तुम्हारे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, इसलिए पूछ लो। हमने कोवेलेंट सॉलिड जो बताया आपको, वो एक्चुअली हमने कहा कि कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इसका जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स का विशाल नेटवर्क होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं
जाइंट नेटवर्क रखने वाला सॉलिड यानी नेटवर्क सॉलिड। चलिए और कुछ पूछना है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर, तो आज 12th का कुछ क्वेश्चन है, ढूंढे हैं, है ना, पुराने पिछले साल जो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो 12th का पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। आज कंप्लीटली वही 12th का अब तक जितना पढ़े हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है, उससे संबंधित जितना क्वेश्चन 12th में पूछा गया है आज तक टिल डेट, ठीक है, उसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो चलो, पहला क्वेश्चन है कि एक यूनिट सेल को डिफाइन है यूनिट सेल, और इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। पहला है कि यूनिट सेल को डिफाइन कीजिए। तो यूनिट सेल को कैसे डिफाइन कीजिएगा? यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 डायमेंशनल यूनिट है जो बार बार रिपीट अगर किया जाए तो पूरा का पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल जाता है, ठीक है। और कह रहा है कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की संख्या क्या होती है? 8 इंटू 1/8 1 बता ही चुके हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि कितना, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक बीसीसी एंड एफसीसी। ये सीबीएसई बोर्ड का है 2008 का। क्या रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में और बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना एटम होता है? सिंपल क्यूबिक में यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना एटम है भाई? 8 इंटू 1/8 यानी 1। बड़ी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना टोटल नंबर ऑफ एटम है? वो है 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2। तीसरा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम है 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ यानी 1 प्लस 3 यानी 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एक एफसीसी क्रिस्टल में कितना होता है पर यूनिट सेल? यानी एफसीसी स्ट्रक्चर में, एफसीसी स्ट्रक्चर के हर यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होता है? तो एफसीसी में पहले ही बता चुके हैं कि भाई 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू हाफ यानी 1 प्लस 3 यानी 4, ठीक है। अगला है भाई कि अच्छा, ये डोपिंग वोपिंग तो जब पढ़ाएंगे तब आगे देखते हैं। हाँ, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है? 5 प्रॉपर्टी बताएं। इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, दूसरा रिजिडिटी, तीसरा स्लो डिफ्यूजन, और चौथा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और पांचवा आपका क्या है? एग्जैक्ट ज्योमेट्री यानी एग्जैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कि ये सब तो स्कॉटकी डिफेक्ट वगैरह है, ये तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे एक लाइन से पूरा क्वेश्चन बैंक ही लेके बैठे हैं हम, ठीक है ना। जितना अब तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे। अरे नसीर साहब, पहले एडमिशनवा ले लीजिए, दूसरे टीचर का पुड़िया लेके काहे ला यहाँ आके माथा खराब कर रहे हैं बिना मतलब का मर्द है। स्कूलवा में पढ़ते हैं उसके प्रिंसिपल हैं हम, नहीं समझे? घरे जाइए, नमाज पढ़िए, आराम कीजिए। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन तो डिस्कस कर चुके हैं टोटल। हाँ, क्वेश्चन है कि एमॉर्फस सॉलिड
एक एमॉर्फस सॉलिड, हालांकि इसको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है? एक एमॉर्फस सॉलिड को क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में? तुम्हारे सिलेबस के दायरे में, यानी 12th के मतलब इंटरमीडिएट के सिलेबस के दायरे में इसका जवाब है नहीं। हालांकि किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस के दायरे में, तो सिलेबस तक अपना सीमित रहो, तुम्हारे सिलेबस के दायरे में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अब एक न्यूमेरिकल है कि भाई, हाँ, एक न्यूमेरिकल है कि एक पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस है जो क्रिस्टलाइज करता है एक ऐसे यूनिट सेल में जिसमें एटम ए जो है वो मौजूद है 8 कॉर्नर पर, और एटम बी जो है वो मौजूद है फेसेस के सेंटर्स पर। बहुत आसान है यार, ये सब डिस्कस किया है, लेकिन 12th में पूछा है तो फिर से डिस्कस करते रहे। एटम ए जो है वो मौजूद है कहाँ? 8 कॉर्नर पर। एटम बी कहाँ मौजूद है? फेसेस के सेंटर्स पर। एटम सी जो है वो मौजूद है बॉडी के सेंटर में। तो एटम ए मौजूद है 8 कॉर्नर पे, तो भाई कितना टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया? टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया 8 × 1/8 यानी 1। एटम बी कहाँ मौजूद है भाई? तो फेसेस के सेंटर्स पर, ठीक है, वो है 6 × ½ यानी 3 हो गया। एटम सी जो है वो है बॉडी के सेंटर में, तो कितना हो गया? 1 × 1। तो एटम ए कितना हो गया? कॉर्नर पे मौजूद रहने के चलते 1। एटम बी फेस के सेंटर पे मौजूद रहने के चलते कितना हो गया? एटम बी वो हो गया फेस के सेंटर पे रहने के चलते 3, 6 × ½ और एटम सी चूंकि बॉडी के सेंटर में है तो इससे टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया भाई? A1B3C1, यानी इस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला हो गया? AB3C, ठीक है। कोई दिक्कत? इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछता है, अब तक जितना पढ़ा है उसमें अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वही नंबर ऑफ एटम काउंट करने वाला पूछता है, और नंबर ऑफ एटम काउंट करने वाला जो है उसमें याद रखेंगे कि अगर फेस सेंटर्ड है तो फिर 6 × ½ यानी 3 एटम, अगर बॉडी सेंटर्ड है तो फिर 1 × 1 यानी 1, और अगर सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल 8 × यानी कॉर्नर पे मौजूद है तो 1 एटम होगा, फेस के सेंटर पे मौजूद होगा तो 6 × ½ होगा। अगर 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस से अगर एटम मिसिंग है, गायब है, जो आगे डिफेक्ट में पढ़ेंगे, अगर एटम गायब है जितने नंबर ऑफ फेसेस से, तो फिर उतना फेस को काउंट नहीं करेंगे। यानी अगर 3 फेस से गायब है तो फिर क्या हो जाएगा? 3 × 1/2। 4 फेस से अगर मतलब 4 पे एटम है, 2 फेस पे एटम अगर मिसिंग है तो फिर क्या हो जाएगा? 4 × 1/2, ठीक है। अगर 1 फेस से एटम गायब है तो फिर उसको कैसे काउंट करेंगे? 5 × 1/2, ठीक है। और यही काम कॉर्नर पे भी होगा। कभी कभी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ा के क्या पूछ देता है कि भाई मान लीजिए एक कॉर्नर पे एटम मिसिंग है, ठीक है, एक कॉर्नर पर एटम मिसिंग है, तो फिर कैसे काउंट करेंगे? फिर वहां पे एक कॉर्नर को, 8 कॉर्नर में से एक कॉर्नर को नहीं काउंट करेंगे, यानी कॉर्नर कितना लेंगे? 7, और शेयरिंग तो वही रहेगा 1/8, ठीक है ना। तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा? 7 × 1/8 यानी 7/8, ठीक है, क्लियर। अब बॉडी तो एक ही है यार, सेंटर भी एक ही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो नंबर ऑफ एटम काउंट करने वाला जितना भी क्वेश्चन रहता है वो इसी तरह का रहता है। याद रखेंगे कि सिंपल क्यूबिक में 1 एटम है, बॉडी सेंटर्ड में यानी 8 कॉर्नर के अलावे बॉडी के सेंटर में भी है तो फिर 1 + 1 2, और तुम्हारा वो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे हम तो फिर वो 8 × 1/8 + 6 × ½ यानी 1 + 3 4। और अगर बात करें हम इसका क्या बोलते हैं एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, तो एंड फेस क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने कहा था कि अगर 2 अपोजिट फेसेस पर रहता है एटम, तो फिर वहां कैसे काउंट करेंगे? वहां काउंट करेंगे तुम्हारा कॉर्नर पे मौजूद है 8 कॉर्नर में, तो 8 × 1/8 प्लस जो है आइदर ऑफ द 2 अपोजिट फेसेस पे मौजूद है तो फेस कितना? 2, शेयरिंग कितना? ½ तो प्लस 2 × 1/2, तो वहां पे कितना हो गया? 1 + 1 यानी 2। एकदम कंठस्थ हम बार बार कल भी प्रॉब्लम बनाए, परसों इसका हम थ्योरी पढ़ाए और आज फिर से रिपीट कर रहे हैं
क्लियर है? आज आगे पढ़ाने का मन नहीं था, है ना, तो क्वेश्चन ही डिस्कस कर दिए, चूंकि थके हुए हैं थोड़ा सा आज। ठीक है, तो आज दिल किया कि आज यही क्वेश्चन ही डिस्कस कर दें। ठीक है, तो उसमें क्या है कि याद रखेंगे कि बार बार हम रिपीट करते हैं कि सिंपल क्यूबिक में एक एटम, बड़ी सेंटर्ड में 2 एटम, 1+1 2, और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 4 एटम, और एंड फेस सेंटर्ड में 2 एटम। ये कंसेप्ट एकदम याद रख लेना, क्योंकि जब डेंसिटी हम पढ़ाएंगे क्यूबिक यूनिट सेल का, तो वहां पे डेंसिटी का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पे Z यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितना मौजूद है, और यही फिर पैकिंग फ्रैक्शन जब पढ़ाएंगे तो वहां भी ये नंबर ऑफ एटम एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर कितना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो एकदम अब तक इतना पढ़ाएं, अगर हम उसको रिकैप करें, याद रखने वाली बातें हैं तो उसको एक मतलब रिकैप कर देते हैं। जैसे हमारे पास सॉलिड, मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट जो जरूरी है उसको एक मतलब रिकैप कर देते हैं। एमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड एक बात याद रखेंगे कि उसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, जिसका क्लासिक एग्जांपल है ग्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? एमॉर्फस सॉलिड से रिलेटेड ये बात जरूर याद रखेंगे कि सुपर कूल्ड लिक्विड भी उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? थ्योरी ग्रुप में है ना, उसको अपना याद कीजिए, समझा ही चुके हैं। ठीक है, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के क्लासिफिकेशन से। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्पेशली कॉम्पिटिटिव एरिना में बात करें तो डायमंड का शेप टेट्राहेड्रल और ग्रेफाइट का ऑक्टाहेड्रल, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 और ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर। क्यों है? अपने जॉइंट नेटवर्क के चलते, और साथ में कोवेलेंट सॉलिड होने के बावजूद भी सॉफ्ट होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और मेटेलिक सॉलिड्स के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछा था आजम, शायद तुमने पूछा था कि क्या सर मेटेलिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करो। तुमने पूछा था ना कि मेटेलिक सॉलिड जो है वो कंडक्ट करता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। नसीर साहब आप पूछ रहे हैं कि विट्रियस सॉलिड क्या है? विट्रियस सॉलिड 12 के सिलेबस में नहीं है सर, समझे जनाब नसीर साहब? क्लियर? पहले मेरा नंबर है 9852347204, फोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो उनसे पूछ लीजिए जो ये पूछने के लिए बोले हैं। कहते हैं कि रमजान में शैतान को जंजीर से कैद कर दिया जाता था, यूं आजादी घूम रहे हैं आप लोग हैं। चलिए, विट्रियस 12 का डिस्कशन हो रहा है नसीर साहब, इसमें विट्रियस सॉलिड की जगह नहीं है। क्लियर है? ना ही इसमें आइंस्टीन शिफ्ट की जरूरत है। ठीक है, बताने को तो फाड़ के रखते हैं हम, लेकिन हम यहाँ बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये क्लास 12 का चल रहा है। ठीक है ना, इसमें विट्रियस सॉलिड और अंडा मुर्गी का कारखाना मत खोलिए। समझ में आया? तबलीग जमात के सदस्य मत बनिए, जागा गड़बड़ा। चलिए, तो तुम पूछे थे ना आदम, तो आदम कहने का मतलब है कि तुमने पूछा था कि एक मेटेलिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता। एक मेटेलिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट 100% करेगा। तुमको शुरुआत में जब हमने बताया था, एक मेटल का कर्नेल, मेटल का अंदरूनी बनावट जो है इलेक्ट्रॉन की थ्योरी के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी के हिसाब से एक मेटल का अंदर का बनावट कुछ इस तरह का है। याद दिला दे रहे जो पढ़ाया था कि मेटल के अंदर तमाम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के रूप में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में, ओशन में डूबा है, धंसा है, गड़ा है। एक मेटल का जो अंदर का बनावट है उसको बोलते हैं कर्नेल, KERNEL, फिजिक्स का लैंग्वेज है। जैसे एक समोसा का अंदर का बनावट है, उसके अंदर आलू है और भी बहुत कुछ है, जो भी है। लिट्टी है, उसको फाड़ के देखो, उसके अंदर का बनावट है, सत्तू है और भी जो भी है उसके अंदर, तो अंदर का बनावट। डॉक्टर किसी का पेट फाड़ के जो अंदर का बनावट देखता है कि किडनी है कि गायब है, उसको भी कर्नल बोलते हैं। समझे नसीर साहब? तो कर्नल है बाबू, अंदरूनी बनावट को बोलते हैं कर्नल। तो
कर्नेल हम डिफाइन करते हैं कि अंदर का बनावट। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से एक मेटल का जो अंदर का बनावट है बाबू, तमाम पॉजिटिव चार्जेस स्फीयर के रूप में महामोबाइल, जबरदस्त मोबिलिटी रखने वाला इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा हुआ है। ठीक है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं मेटालिक फोर्स। ठीक है। यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोबिलिटी रखने वाला इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है मेटल के इन बिहेवियर्स के लिए। कौन कौन सा बिहेवियर? मेटल मैलिएबल है, इसी बिहेवियर, इसी कर्नेल के चलते, इसी बनावट के चलते। मेटल डक्टाइल है, इसी बनावट के चलते। मेटल इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ कंडक्टर ही नहीं, ग्रेट कंडक्टर है, इसी मोबिलिटी रखने वाला इलेक्ट्रॉन के चलते। मेटल के सामने जैसे ही कोई बोलता है बिजली, तुरंत दरवाजा खोल के बोलता है किधर बहाना है बोल। मेटल इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेट कंडक्टर है। जब भी कंडक्शन की बात आएगी, जब भी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की बात आएगी, जब भी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने की बात होगी, तो सिर्फ एक ही मजदूर का नाम आएगा, अब वो है मेटल। Metals are not only conductors of electricity, in fact, they are great conductors of electricity. ठीक है। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर से। मेटल हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं, बेचैन रहते हैं। उसका कारण भी यही है, मेटल के अंदर का बनावट, यानी जो ये कर्नल है मेटल का। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेट कंडक्टर है, हीट का ग्रेट कंडक्टर है, मेटल्स मैलिएबल है, मेटल्स डक्टाइल है। इस सब का जिम्मेवार है मेटल का कर्नल। और मेटल से जुड़ा हुआ एक और चीज, जब आप मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी मेटल का घट जाता है। कंडक्टिविटी घट जाता है यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ता क्यों है? क्योंकि मेटल के कर्नल के अंदर जो तमाम निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, उसके रास्ते में तमाम पॉजिटिव चार्जेस, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा। जितना अलग अलग सब्जेक्ट में तुम टेम्परेचर बढ़ाने के चलते अलग अलग दिक्कत क्रिएट देखते हो, वो तमाम का जड़ है कि टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन नहीं तो कुछ नहीं, दुनिया खत्म, डेड एंड। चूंकि तुम जब पूरे यूनिवर्स को जब तुम दो हिस्से में बांटते हो, अरे साइंस शुरू से शुरू कर भार। साइंस में यूनिवर्स को जब तुम दो हिस्से में बांटते हो, एक हिस्सा है मैटर, दूसरा हिस्सा है एनर्जी। इसी मैटर और एनर्जी के बीच जो कॉन्वर्सेशन हुआ, जो वार्तालाप हुआ, इसी मैटर और एनर्जी के बीच जो प्रेम का, लव लेटर का जो आदान प्रदान हुआ, उसको स्टडी करने वाले का नाम है आइंस्टीन, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। मैटर नहीं तो एनर्जी को कौन पूछेगा? एनर्जी नहीं तो मैटर का क्या होगा? मैटर वो घोड़ा है जिस घोड़े पे एनर्जी घुड़सवार बन के बैठा है। क्योंकि मैटर को आप क्या डिफाइन करते हैं? कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास अपना मास हो, और मास होगा तो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा ही। इसमें बोलने का क्या बात है? काय के लिए बोलता है कि एनीथिंग व्हिच हैज गॉट इट्स ओन मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस एज वेल। मास होगा तो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा ही। क्योंकि मास को क्या डिफाइन करते हो? कंटेंट ऑफ मैटर। अब मैटर को क्या बोल रहे हो कि जिसके पास अपना मास हो, तो बकलोल हो क्या जी? डिफाइन कर रहे हो कि बाल्टी फेंका फेंकी कर रहे हो? इसके प्रॉपर डिफिनेशन को समझना है तो आपको मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा। हम बोलना नहीं चाहते थे ये सब, लेकिन बोलना पड़ेगा अब। आइंस्टीन की एक थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी। मैटर का अल्टीमेट पार्टिकल क्या है? जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, एटम। एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी क्वार्क नाम के पार्टिकल से मिलकर बना है। एक क्वार्क बहुत सारे सब क्वार्क नाम के पार्टिकल से मिलकर बना है।
एक सब क्वार्क बहुत सारे लेप्टॉन से मिलकर बना है, एक लेप्टॉन बहुत सारे ग्रेविटॉन से मिलकर बना है, एक ग्रेविटॉन बहुत सारे हिग्सोन से मिलकर बना है, एक हिग्सोन बहुत सारे बोसोन से मिलकर बना है, एक बोसोन बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है, एक न्यूरॉन बहुत सारे हाइड्रोन से मिलकर बना है, और एक इंडिविजुअल हाइड्रोन बहुत सारे स्ट्रिंग्स का एग्रीगेशन है, जमावड़ा है। समझे? तो दुनिया में जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो तमाम अपने मीन एक्सिस के अबाउट वाइब्रेशनल मोशन में, इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। और जो मास है वो कंटेंट ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है। जो मास जिसको कहते हैं वो कंटेंट ऑफ मैटर, मैटर की मात्रा। गांव में एक लेमैन, कोई आदमी जिंदा है कि मृत हो गया, वो कैसे पकड़ता है? वो जाके कान लगाता है। एक डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाता है हार्ट के पास कि इसका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है या नहीं कर रहा। व्हाट इज दिस? दिस इज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अगर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है तो कंटेंट ऑफ मैटर है, और कंटेंट ऑफ मैटर रहेगा तो मास उसी को बोलेंगे, और मास रहेगा तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के चलते स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। और चूंकि एक इंडिविजुअल एटम 3 डायमेंशनल है तो स्पेस जब भी ऑक्युपाई करेगा तो एरिया नहीं वॉल्यूम होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा, या विड्थ होगा, या डेप्थ होगा। यह है मास का मामला। और टेम्परेचर जब तुम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा। जैसे मुहर्रम या दशहरा में अगर कोई लाठी भांगता है, तुम क्लैपिंग कर दो, ताली बजा दो, टेम्परेचर उसका बढ़ा दो, उसको लगेगा लोग पसंद कर रहा है, तो और कस कस के नाचेगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर पर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस जहां बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बदल जाएगा। ठीक है, समझे? तो मेटल के कर्नेल की अगर बात हम करें, यहां तक महदूद रहते रिस्ट्रिक्ट होकर के अगर बात करें, तो अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ेगा तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लहरिया ड्राइविंग शुरू करेगा मेटल के कर्नेल के अंदर। और लहरिया का ड्राइविंग अगर होता है तुम्हारे आगे और तुम उस लहरिया ड्राइवर के पीछे हो तो तुमको रिस्ट्रिक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट महसूस होता है। क्लियर है? क्या समझा रहे? समझो। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को ही, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के मैग्नीट्यूड को ही फिजिक्स में रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया? ओम्स लॉ भी पढ़ते हो तो बोलते हो कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट तभी रहेगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो टेम्परेचर के कांस्टेंट रहने के चलते ही रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर में छेड़छाड़ तो रेजिस्टेंस में छेड़छाड़ क्यों? चूंकि रेजिस्टेंस बराबर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का मैग्नीट्यूड प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस रिलेटेड विथ मैटर। समझ में आया? तो याद रखेंगे इस चीज को कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल का कंडक्टिविटी घट जाता है। क्यों घट जाता है भाई? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है स्क्वायर के रूप में उसका मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ गया, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ गया तो जो फास्ट मूविंग पीछे से जो लफंगा इलेक्ट्रॉन सब है जिसका एक के काम है, चलो बुलावा आया है, बिजली ने बुलाया है, प्रेम से बोलो जय बिजली की। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पीछे से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए चल रहे बिजली 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 बिजली, उसके रास्ते में रुकावट महसूस होता है। रुकावट का मतलब है रेजिस्टेंस। ठीक है? सेमीकंडक्टर का मामला अलग है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, उसका अलग मामला है। क्योंकि सेमीकंडक्टर वैसा सब्सटेंस है जब तक उसको लतियाओगे नहीं ना, पड़ाक पड़ाक मारोगे नहीं ना, तब तक वो बिजली का कंडक्शन को बढ़ाएगा नहीं। बड़ा कमीना टाइप का मटेरियल है। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम केबल का कनेक्शन में इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। पढ़ाएंगे आगे डिटेल में उसको। अभी हंसी मजाक के मूड में है, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, बड़ा थक गए हैं यार। चलिए, तो मेटल वाला आपको समझ में आ गया कि मेटल कंडक्टर होगा ही। एकदम इसको रामबाण समझ लीजिए ब्रह्मस्त्र कि जब जब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की बात होगी तब तब मेटल तेरा नाम आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बोले तो मेटल। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए सचिन तेंदुलकर कौन है? तमाम मेटल। क्लियर है? अभी दूसरी बात है कि हर मेटल का कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड अलग है और कुछ बहुत महंगा है तो इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए कॉपर एल्यूमिनियम का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, मेटेलिक सॉलिड,
बिल्कुल करेगा, वो तो पैदा हुआ इसी के लिए। मेटल जब पैदा हुआ तो सबसे पहला शब्द यही बोला, बिजली कहाँ है। क्लियर है। क्योंकि मेटल के अंदर, मेटल एक ऐसी माँ है जिसका बच्चा है 1500। परेशान है वो माँ अपने मेटल के अंदर, कर्नल के अंदर। यही कारण है कि जैसे कोई बोलता है इलेक्ट्रॉन को देगा तो तुरंत ही 1-2-4 को इलेक्ट्रॉन खेल देती है कि जा भाई हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ले जा। बड़ा तंग करता है घर में खाना बनाने में। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स लव टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल का एक धंधा है इलेक्ट्रॉन जहां तहां दान करना। मेटल दानवीर कर्ण है, मेटल हातिम ताई है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की अगर बात की जाए तो। क्यों? सबके पीछे यही मेटल का जो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी के हिसाब से जो मेटल का अंदर का बनावट है मेरे भाई, कि तमाम नेगेटिवली चार्ज, तमाम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के फॉर्म में तमाम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के महासमुद्र ओशन में डूबा हुआ है, गोता लगा रहा है। जैसे एक तरबूज का बनावट होता है, फ्लेशी पार्ट, वो हम थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जब पढ़ाते हैं तो एग्जांपल देते हैं। फ्लेशी पार्ट जो रेडिश या पिंकिश होता है, पिंक होता है, उसके अंदर बिया जहां तहां गड़ा है, धसा है। एक टुकड़ा तरबूज का खाओ या पूरा मुंह में घुसेड़ लो एक बार में, बिया वो अंदर जाएगा, तो बिया को इलेक्ट्रॉन समझ लो। अब फ्लेशी पार्ट जितना है वो, उसको तुम समझ लो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है ना। तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल मैलिएबल है, मेटल डक्टाइल है। मेटल को जितना पीटोगे बुरा नहीं मानता है। मेटल मैलिएबल है, पीट के पत्थर बना लो यार, खींच के तार निकाल लो यार। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। और मेटल इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेट कंडक्टर है, हीट का ग्रेट कंडक्टर है। ठीक है। सब का कारण है मेटल के अंदर का बनावट। अब चाहो तो तुम रख सकते हो, मेटल मैलिएबल है, 9 बजे रख लो, मेटल मैलिएबल है, मेटल डक्टाइल है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, मेटल थर्मल बहुत अच्छा कंडक्टर है। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका जड़ समझ लो, मेटल के अंदर का बनावट, मेटल के अंदर का कर्नेल, अंदरूनी बनावट, तमाम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के, तमाम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा है, गोता लगा रहा है। यही रीजन है कि सारा इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, और इलेक्ट्रॉन जब मोबिलिटी रखेगा तो ऑटोमेटिकली ये सब जितनी भी प्रॉपर्टी है, तो याद रखेंगे कि मेटेलिक सॉलिड 100% इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। और गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर में हम बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है ना। गुड मकान बैड मकान नहीं होता, आइदर मकान आइदर झोपड़ी, आइदर नॉन मकान। आइदर मकान यानी दीवार अलॉन्ग विद छत, और आइदर नॉन मकान ओपन स्पेस। ठीक है ना। तो मेटल 100% इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और वो आयनिक सॉलिड के बारे में बता ही चुके हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नॉर्मली है ना, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन मॉल्टेन स्टेट में या पिघले हुए स्टेट में, मॉल्टेन स्टेट में या पिघले हुए स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है ना। मॉल्टेन स्टेट में या मतलब पिघले हुए स्टेट में, उसका कारण है कि यार जब उसको किसी पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस चालू होना ही होना है, तो फिर अलग अलग वो कटायन एनायन में टूटेगा, अलग अलग एनोड कैथोड में जाएगा। तो इस चक्कर में जो भागा भागी आयन का होगा, चूंकि मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है या कोई आयनिक सब्सटेंस होता है, जैसे इसको पोलर सॉल्वेंट में डालते हो, ठीक है ना, तो वो अपना तुरंत ऑटोमेटिकली या बाहर से बैटरी का टर्मिनल कनेक्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगा तो फिर वो रिस्पेक्टिव कटायन एनायन में टूटेगा, और जैसे ही टूटेगा रिस्पेक्टिव कटायन एनायन में, इस टूट फूट के चक्कर में होगा क्या, फ्लो ऑफ आयन शुरू हो जाएगा। और फ्लो ऑफ आयन, और याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है ना, पहले तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चलते होता है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चलते हो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, उसको मतलब गवर्न करने के लिए ओम्स का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ओम्स लॉ आप पढ़ते हो। तो उनको बहुत घमंड था कि इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो करेगा तो उसका दिशा निर्देश यानी बिजली मंत्रालय से हमें जारी करेंगे। तो रदरफोर्ड उसको मारा, एक लाख बोला आ जाए बेटा इधर। रदरफोर्ड ने जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को करवाया है ना, अपने फ्रेडरिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, तो उसने जो आयन के फ्लो के चलते, जो इन्वर्टर बैटरी का खेल है यार सारा, यार मोबाइल जो बैटरी यूज करते हो, अब प्राइमरी सेकेंडरी एगो लिखो फेंको, इस्तेमाल करो फेंको, एगो रिचार्जेबल, प्राइमरी वो है, सेकेंडरी रिचार्जेबल है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो फ्लो ऑफ आयन के चलते होता है, और वो गवर्न किया जाता है फैराडेज लॉ से। ठीक है, जो पढ़ेंगे अपना क्लियर है। तो ये था आज का मामला।
क्वेश्चन भी सब डिस्कस हो गया है। आज पढ़ाने का था वो आपका 7 क्रिस्टल सिस्टम, लेकिन मूड नहीं हुआ आज आगे पढ़ाने का, ठीक है ना, क्योंकि थके हुए थे थोड़ा, तो थोड़ा रिलैक्सिंग मूड में थे। अब बीच में वो नसीर साहब हैं कोई, हम तो पता करेंगे कौन है, वो पूछ रहे थे क्या तो पूछे हो, विच वाज सॉलिड, ठीक है ना। तो वो तो इस सिलेबस का था नहीं, इसलिए उनके सवाल का हम जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा तो उनको जरा सा अच्छे से हम ठिकाने से जिस बिल से निकले थे वही बिलवा में दिया घुसा, है ना। तो होता है, सब बचपना है। चलिए ठीक, और कुछ पूछना है? और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो साइन ऑफ करेंगे। 12th का भी क्वेश्चन जितना अब तक पढ़ाया मेरे भाई, वो सारा क्वेश्चन जो है तो 12th में हमने सारा पूछ दिया है। वो सब होता है इसलिए कि ज्यादातर लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, टाई वाई लगा लेता है ना। दहेज में जो कोट मिला है उसी को लेकर आज तक पहन करके पहुंच जाता है। देखो है ना, अपना बीवी को कैमरा पकड़ा देता है, घर में वो छोटा सा बोर्ड को लकड़ी उकड़ी काट के बना लेता है लकड़हारा टाइप, और उसके बाद पोस्ट करता है ना। लाइव 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 जिंदा, जो पूछना है पूछो। तुम अपने सिलेबस के दायरे में हर चीज पूछने के उत्तराधिकारी हो, बट फॉर योर कंसेप्ट, ठीक है। तो पूछना चाहते हो पूछो, ठीक है ना, एकदम पूछो। इसीलिए कल जो क्वेश्चन हमने 10-11 क्वेश्चन वो डिस्कस किया था, उसमें से कुछ कॉम्पिटिटिव था और कुछ 12 का था, लेकिन आज थोड़ा मतलब वो 12 का क्वेश्चन बैंक हमने डाउनलोड किया है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमने शॉर्टलिस्ट किया था, इसलिए उसको क्लियर कर दिया। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस याद रखेंगे, ठीक है। जितना डिफरेंस है कंटेंट वो समझा चुके हैं, हम लिखवा भी चुके हैं। और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में एटम का संख्या कैसे काउंट करेंगे उसको याद रखेंगे, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक में याद रखेंगे 8 × 1/8 यानी 1, बॉडी सेंटर में 8 × 1/8 प्लस 1 × 1 यानी 1 + 1 2, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 8 × 1/8 प्लस 6 × 2 दैट इज 1 + 3 बराबर 4, और एंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 8 × 1/8 प्लस 2 × 2 दैट इज 1 + 1 बराबर 2। इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोले कि सब पढ़ाया हुआ चीज है, ठीक है ना, क्लियर है। मोबाइल खोजते हो बेटा, एकदम लेटेस्ट कैमरा चाहिए, एकदम खूब हाई, है ना। टीचर खोजते हो, अभी बोले 3 बजे, अगला लफ्ज बोले 4 बजे सब कुछ दुनिया में तो फास्ट का मामला है। अपनी स्पीड बढ़ाओ, पढ़ाया हुआ चीज है इसलिए स्पीड में बोल दिए। कितना बार एक के बतवा को बोले, कितना भेजा चटवाएगा। चलो किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। जितना अब तक पढ़ाया उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम है पूछ सकता है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन जितना अब तक पढ़ाए। कल का टॉपिक वही रहेगा, 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेविस लैटिसेस, और पढ़ करके आओगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ करके आओगे तो बेहतर रहेगा, क्लियर है। थोड़ा पढ़ करके आओगे तो बेहतर रहेगा। नसीर साहब आप जो सवाल पूछे थे उसका जानते हैं, कम से कम 10 पन्ना आपको इनबॉक्स में भेजेंगे हम, समझ में आया, कम से कम 10 पन्ना, ठीक है चलिए, ताकि मेरा एक उसूल है कि हम किसी पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर एक गिट्टी फेंकता है तो बखुदा उसके घर के सामने एक ट्रैक्टर गिट्टी लेके बैठते हैं और रात भर मारते हैं गिट्टी। चलिए ठीक है, फिर साइनिंग ऑफ। कल का टॉपिक वही रहेगा, 7 क्रिस्टल सिस्टम। चलिए ठीक है, बाय, खुदा हाफिज, गुड नाइट, टेक केयर।